हेलो एंड नमस्कार। वेलकम टू ऑल। आप सभी का स्वागत है रणधीर एजुकेशन में। भाई आज के इस लेक्चर में हम 21 अक्टूबर से लेकर 27 अक्टूबर 2024 तक के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को देखेंगे। हमारे इस करंट अफेयर का पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल से जुड़ने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दे दिया है, डायरेक्ट आप उस पर क्लिक करिएगा, आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएंगे। हिंदी और अंग्रेजी दोनों में ये हमारा पीडीएफ रहेगा और फ्री ऑफ कॉस्ट आपको वहां से मिल जाएगा। आप जानते हैं कि ये करंट अफेयर का जो हमारा सीरीज चल रहा है हर संडे आपको प्रोवाइड करवा दिया जाता है और यह सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए जरूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये लेक्चर और जानते हैं कि हमारे पिछले 7 दिनों के महत्वपूर्ण क्या करंट अफेयर्स हैं जो हमारे एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हम एक क्वेश्चन ऑफ द वीक लेंगे, यानी अगर आप हमारी इस सीरीज को फॉलो करते आए हैं तो इसका आंसर बहुत आसानी से कर पाएंगे। क्वेश्चन हमने यहां पर लिया है, देश का पहला हिंदी साहित्य संग्रहालय कहां स्थापित किया जाएगा। यानी आपको बताना है कि हमारे भारत का पहला एक लैंग्वेज से संबंधित किसी भी भाषा पर संबंधित पहला म्यूजियम ये सेट होगा। अब कहां पर सेट होगा ये आप हमें कमेंट करके बताइएगा। पटना है, उज्जैन, प्रयागराज या वाराणसी। तो आप लिखिएगा क्वेश्चन ऑफ द वीक और जो भी आपको आंसर लगता है ABCD, जो भी आपको आंसर सही लगता है आप उसे कमेंट करके जरूर बताइए। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं और पहला हम क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या है हमारा 16वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2024 किस शहर में आयोजित किया गया। अभी हाल ही में 16वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन हुआ है और ये जो आयोजन हुआ है, अगर तारीख की बात करें तो तारीख हमारी जो यहाँ पर रही है वो 22 से 23 अक्टूबर तक ये आयोजन रहा है। 22 से 23 अक्टूबर तक इसका आयोजन चला है। और ब्रिक्स आप जानते हैं कि ये 10 हमारे एशिया की 10 पूरे विश्व की 10 उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं से संबंधित एक ग्रुप है जिसे हम ब्रिक्स बोलते हैं। अगर बात करें टोटल यहां पर कितने मेंबर्स हैं तो पहले हम यहां पर आंसर ले लेते हैं। तो आंसर है हमारा ये ऑप्शन बी, कजान। कजान जो है वो आपका रूस में पड़ता है। कजान रूस में इसका आयोजन होने वाला है। अगर बात करें कि 10 इसमें देश शामिल हैं, यहां पर 5 का नाम आपको पता ही चल रहा है, जिसमें कि आपका ब्राजील है, रशिया है, इंडिया है और आपका चाइना है और साउथ अफ्रीका है। ये कंट्रीज तो आपको 5 यहां पर पता चल ही रहे। 5 की और बात करें जो कि 1 जनवरी 2024 से जुड़े हैं, जिसमें कि आपका एक मिस्र है, यानी छठा आपका मिस्र हो जाता है 6। 7वें नंबर का जो है वो ईरान हो जाता है। ईरान ध्यान रखिएगा, ये सवाल बहुत आते हैं एग्जाम में। और 8वें नंबर पर है सऊदी अरब। सऊदी अरब 8वें नंबर पर है, सऊदी अरब। ठीक है, और याद रखेंगे 9वें नंबर पर है UAE और 10वें नंबर पर है इथोपिया। तो फिलहाल यही कंट्री हमारे इसमें शामिल हैं। अगर देखें तो यहां पर हम आपको पहले ही बता चुके हैं 5 कंट्री ये हो जाएंगे ब्रिक्स वाले और 5 कंट्री ये हो जाएंगे मिस्र, ईरान, सऊदी अरब, UAE और इथोपिया। ये अभी हाल ही में जोड़े गए हैं 1 जनवरी 2024 को। लेकिन अगर बात करें एक और था 11वां, वो 11वां बन जाता लेकिन है नहीं। वो दरअसल क्या था, अर्जेंटीना। अर्जेंटीना को 11वां बनवाया जा रहा था अर्जेंटीना, लेकिन अर्जेंटीना ने इसके लिए मना कर दिया, तो अर्जेंटीना इस श्रेणी में नहीं आता। आपसे करंट अफेयर में सवाल पूछ सकता है कि कौन सा ऐसा देश था जिसने ब्रिक्स का एक सदस्य बनने से मना कर दिया, तो वो अर्जेंटीना है। तो फिलहाल हमारी अगर सदस्यों की संख्या देखेंगे तो आप टोटल कितनी हो जाती है, 10 हो जाती है। ठीक है, ब्रिक्स जो है वो हम आपको बता चुके हैं कि 10 उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं से संबंधित एक ग्रुप है जो कि एक दूसरे का सहयोग करेंगे। और आप जानते हैं कि चाइना हमारे भारत का कितना सहयोग करता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हमारा। यहां पर एक थीम और इसकी भाई थीम और नोट करिएगा। थीम हमारी क्या है, जस्ट अ मिनट, थीम देखिएगा। थीम हमारी यहां पर है, 1 मिनट, ये देखिएगा, थीम है स्ट्रीमिंग और फॉर जस्ट ग्लोबल डेवलपमेंट एंड सिक्योरिटी। आप थीम देख लीजिएगा, ये हमारा थीम है। चलिए हम अगला प्रश्न देख लेते हैं। हमारा अगला प्रश्न, इसमें हमने कुछ और बातें आपको बताई हैं। जैसे समिट्स की बात करें तो 2000 यानी पहला जो समिट हुआ है वो आपका 2009 में रशिया में हुआ है। 12वां 2020 में रशिया में हुआ था। 13वां 2021 में इंडिया में हुआ है। इंडिया वाला ध्यान रखेंगे कि हमारा 21वां इंडिया में रहा और 14वां जो है 2022 में चाइना में रहा है और 15वां जो है 2023 में साउथ अफ्रीका में रहा है। और आप जानते हैं कि अब ये जो आयोजन हुआ है 22 से 23 अक्टूबर में, ये हमारा कजान रूस में हुआ है। तो रूस का फिर से याद रखेंगे, यानी हमारा जो करंट अफेयर का फैक्ट है वो ये है कि 16 नंबर पर अब आपका जो कि 2024 में हुआ है
इसे आप कजान रूस लिखें। ठीक है, तो यहां पर ब्रिक्स से संबंधित जो भी प्रश्न बन सकते हैं हम आपको बता दिए। अब अगला प्रश्न देखते हैं, अक्टूबर 2024 में राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? महिलाओं का सशक्तिकरण हमारे देश में बहुत जोर शोर से चल रहा है और महिलाओं के उत्थान के लिए, महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए भारत सरकार बहुत अच्छे से प्रयास करती है, उनके ह्यूमन राइट्स के लिए भी प्रयास करती है। तो महिला आयोग की राष्ट्रीय अध्यक्ष यानी महिला आयोग वही है जो महिलाओं का संरक्षण या महिलाओं को सशक्तिकरण के लिए कुछ काम करे, उनके अधिकारों के लिए लड़ाई करे। तो यहाँ पर राष्ट्रीय महिला आयोग की जो अध्यक्ष बनाई गई हैं वो है हमारी, यहाँ पर आंसर ले लेते हैं ऑप्शन ए हमारा, यानी विजया राहतकर। विजया राहतकर को अब यहाँ पर बनाया गया है, विजया राहतकर। ठीक है, ध्यान रखेंगे विजया राहतकर। अगर बात करें कि नेशनल कमीशन फॉर वुमेन्स, जिसे हम NCW कहते हैं, इसका एस्टैब्लिशमेंट कब होता है? तो ध्यान रखें, एस्टैब्लिशमेंट 31 जनवरी 1992 को होता है और एक वुमेन्स एक्ट है 1990 का, उसके तहत इसकी स्थापना होती है। और फर्स्ट प्रेसिडेंट की अगर बात करें तो जयंती पटनायक यहाँ पर फर्स्ट प्रेसिडेंट रही हैं। फिलहाल हम आपको बता चुके हैं विजया राहतकर यहाँ पर अगली हैं, ये है विजया राहतकर। ठीक है, यहाँ पर अगर स्टैटिक में आपसे सवाल पूछेगा तो आपसे पूछ सकता है जयंती पटनायक जो है वो पहली है, और इसका समय पूछेगा तो वो स्टैटिक का पार्ट है। लेकिन अगर आपसे पूछ लिया जाए कि फिलहाल कौन है तो ये करंट अफेयर का पार्ट होगा। दोनों ही चीजें हम यहाँ पर कवर करते हुए चल रहे हैं। ठीक है, हमारा उद्देश्य है कि आपको सारे पॉइंट्स क्लियर हो जाएं और आपको स्टैटिक के साथ साथ करंट अफेयर तो हम करा ही रहे हैं, इसके साथ साथ स्टैटिक भी आपका उससे संबंधित जो भी बन सकता है यहाँ पर कवर कराते हुए चलते हैं। ध्यान से सभी चीजों को नोट करते हुए चलें, आपके हर एग्जाम में करंट अफेयर आता ही है तो आपको ये मददगार साबित होगा। अगला प्रश्न लेते हैं, अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA की 7वीं सभा भारत की अध्यक्षता में किस शहर में आयोजित की जाएगी? तो सवाल बड़ा आसान है कि भारत में कहां पर आयोजन होगा? तो भारत की कैपिटल नई दिल्ली में इसका आयोजन होगा। अब बात करें कि ये क्या है, तो देखिएगा भारत और फ्रांस के प्रयासों से, क्योंकि सोलर एनर्जी जो है वो बहुत ज्यादा है, इसका यूटिलाइजेशन करने के लिए यहां पर जो प्रोग्राम किया गया वो ये है कि अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन इसकी शुरुआत की गई। और इसकी शुरुआत जो की गई है वो भारत और फ्रांस के प्रयासों से 30 नवंबर 2015 को इसकी शुरुआत की जाती है और इसका हेडक्वार्टर बनाया गया है, वो हेडक्वार्टर बना है गुरुग्राम में। आप जानते हैं गुरुग्राम यानी हरियाणा, जिसको हम गुड़गांव कहते थे, गुरुग्राम में इसका हेडक्वार्टर। ठीक है, और अगर फिलहाल के चेयरमैन देखें तो चेयरमैन इनके याद रखें, चेयरमैन जो है फिलहाल हैं इसके अजय माथुर फिलहाल इसके चेयर। आप जानते हैं कि सोलर एनर्जी से संबंधित सोलर पैनल्स लगाए जा रहे हैं, बहुत सारी योजनाएं चलाई जा रही हैं और सोलर एनर्जी को यूटिलाइजेशन के लिए ये एक गठबंधन बनाया गया है। इसकी अध्यक्षता फिलहाल जो करेगा वो भारत में होगी और नई दिल्ली में आयोजन होने वाला। ठीक है भाई, तो मुझे लगता है कि आप ये भी बात समझ चुके हैं क्योंकि हमने आपको बता दी है सोलर एनर्जी से संबंधित, सोलर से आपका अंतरराष्ट्रीय सौर संगठन जो गठबंधन है क्या है। अगला प्रश्न है, किस देश ने 9वां महिला T20 वर्ल्ड कप 2024 का खिताब जीता है? बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल बन सकता है ये, और यहां पर हमारा आंसर हो जाएगा न्यूजीलैंड। अगर आयोजन की बात करें तो आप हमारा करंट अफेयर देखते ही होंगे, हमने आयोजन पहले भी आपको बताया था पिछले करंट अफेयर्स में। तो आयोजन जो रहा है वो UAE में रहा है। ठीक है, और इसमें न्यूजीलैंड ने साउथ अफ्रीका को हराया है। ठीक है, और एडिशन की अगर बात करें तो एडिशन हमारा 9वां एडिशन फिलहाल का ये था, 9वां एडिशन। ठीक है, सबसे ज्यादा जो जीता है वो ऑस्ट्रेलिया ने अब तक इस T20 वर्ल्ड कप को जीता है, और नेक्स्ट एडिशन जो होगा वो आपका इंग्लैंड में होगा 2026, यानी 10वां इंग्लैंड 2026। सारे प्रश्न बन सकते हैं, ध्यान रखें ये तो प्रश्न है ही है, इसके साथ साथ हम आपको सारे फैक्ट्स बताते हुए चलते हैं जिससे कि कोई गुंजाइश ना बचे कि आपका प्रश्न वहां ना हो पाए। सारी चीजें हम यहाँ पर कवर करते हुए चलेंगे। चलिए अगली बात करते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, अक्टूबर 2024 में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ली है? तो इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जो बने हैं वो फिलहाल हमारे यहाँ पर प्रोबो सिम्बियांटो का नाम है, प्रोबो सिम्बियांटो 8वें नंबर के राष्ट्रपति बने हैं, 8वें नंबर के राष्ट्रपति हैं। ठीक है, और इन्होंने जो हराया है वो गिब्रन करके वहां पर एक और व्यक्ति इलेक्शन में थे, उनको हराया है। तो याद रखने वाली बात है कि प्रोबो
सुबियांटो ये हमारे राष्ट्रपति बने हैं। अब एक बार लोकेशन देख लेते हैं इंडोनेशिया की क्या लोकेशन है। तो देखिए हमने यहाँ पर एशिया का मैप लिया है, एशिया के मैप में हमने यहाँ पर हाईलाइट किया है ये इंडोनेशिया, इसे आउट कर लेते हैं, ये हमारा इंडोनेशिया। इंडोनेशिया आप जानते हैं कि द्वीपों का द्वीप कहा जाता है, बहुत सारे द्वीप तकरीबन 13,000 द्वीपों के साथ मिलकर ये देश बनता है और दुनिया का सबसे बड़ा मुस्लिम कंट्री देश है ये, मुस्लिम कंट्री। अगर कैपिटल बात करें इंडोनेशिया की तो जकार्ता है और करेंसी जो है वो रुपया है, ठीक है, ये भी ध्यान रखेंगे। और यहाँ पर हमने इनका नाम आपको अभी बताया, प्रोबो सुबियांटो, ये उनका पिक्चर आपको दिखा दिया है। अब अगली बात करते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं, हर साल पुलिस स्मारक दिवस कब मनाया जाता है? व्हेन इज पुलिस, ये जो स्मारक दिवस है ये कब मनाया जाता है, कब ऑब्जर्व किया जाता है? प्रश्न की है, हमारा जो आंसर है इसका वो है 21 अक्टूबर। अब 21 अक्टूबर को क्यों मनाया जाता है, इसका कारण है 21 अक्टूबर 1959 में एक लद्दाख में, लद्दाख जो जगह पड़ती है हमारा केंद्र शासित प्रदेश, लद्दाख में एक हॉट स्प्रिंग है, जगह को हॉट स्प्रिंग बोलते हैं, हॉट स्प्रिंग। वैसे तो इसका एक अगर वैली करके बोले तो चांग चेमो रिवर वैली है, चांग चेमो रिवर वैली लद्दाख में पड़ती है। इस वैली में एक चाइना के द्वारा आक्रमण हुआ, मींस कि चाइना और भारत के बीच एक लड़ाई थी और छोटी लड़ाई थी, मींस कि इसमें बहुत सारे पुलिस वाले, टोटल अगर देखें तो 10 आपके पुलिस वाले मारे गए थे, तो 10 पुलिस वाले जो है शहीद हुए थे और उन्हीं की याद में हमने बता दिया चाइना के कुछ सैनिकों ने इन पर आक्रमण किया और इसकी वजह से 10 पुलिस वाले मारे गए और इसी वजह से भारत हर बार इनको, इनकी याद में 21 अक्टूबर को और इसे शुरू किया है इसने 21 अक्टूबर को मनाना, हर बार हर साल स्मारक दिवस मनाया, याद रखेंगे स्मारक दिवस। ठीक है भाई, अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में किस राज्य में अंबिकापुर हवाई अड्डे का उद्घाटन किया है? अंबिकापुर जो हवाई अड्डा है वो छत्तीसगढ़ में हवाई अड्डा बनाया जा रहा है, तो ध्यान रखेंगे इसको। और ये प्रश्न इंपोर्टेंट हो सकता है क्योंकि हवाई अड्डे से संबंधित काफी प्रश्न करंट अफेयर में चलन में चल रहे हैं, लोग बड़ा ही क्वेश्चन एग्जामिनर पूछ रहे प्रकार के। चलिए अब इसका हम लोकेशन देख लेते हैं, छत्तीसगढ़ का है तो हम आपको यहाँ दिखाई चुके हैं, ये हमारे इंडिया का मैप है और ये छत्तीसगढ़ है। छत्तीसगढ़ आप जानते होंगे कि छत्तीसगढ़ को कब अलग किया गया है, तो मध्य प्रदेश से इसको अलग किया गया, आप जानते ही होंगे इसके बारे में, हम कई बार इसको पढ़ा चुके हैं। अगर एयरपोर्ट्स की और बात करें तो एक तो अंबिकापुर एयरपोर्ट जो कि हमने आपको बता दिया है, एक रीवा एयरपोर्ट मध्य प्रदेश का ध्यान रखेंगे, और एक है सरस्वा सहारनपुर एयरपोर्ट उत्तर प्रदेश का है। अगर आप यूपी का कोई एग्जाम देने वाले हैं तो इनको भी याद रखिएगा, ये सरस्वा सहारनपुर एयरपोर्ट है, ये नया बना है, रीवा एयरपोर्ट मध्य प्रदेश में नया बना है, और अंबिकापुर एयरपोर्ट, इनको भी ध्यान रखिएगा क्योंकि हम पहले भी क्लासेस में इनको पढ़ चुके हैं, फिर से हमने रिकॉल करा दिया है, तो 3 एयरपोर्ट आपको नहीं याद रखें। अगर कोई वैसा एयरपोर्ट पूछता है तो वो फिर करंट अफेयर का पार्ट नहीं है, वो स्टैटिक का पार्ट है, और स्टैटिक के पार्ट्स आप जानते हैं कि हम ज्योग्राफी की क्लासेस में एयरपोर्ट्स को करवाते हैं, तो हमारी अन्य क्लासेस को अगर आप कवर करते हुए चल रहे हैं तो आपका स्टैटिक पोर्शन भी कंप्लीट होगा चलेगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में आई तूफान जिसका नाम है ऑस्कर से कौन सा देश प्रभावित हुआ है? तो तूफान ऑस्कर, यानी तूफान का नाम ही ऑस्कर, तो तूफान ऑस्कर जो है इससे कौन सा देश प्रभावित हुआ है? प्रश्न ये है, तो यहां पर क्यूबा जो है बेचारा ये परेशान हो गया है, क्यूबा, ठीक है। और आप जानते हैं कि चक्रवात जो आते हैं इनका नामकरण जो करता है उसके बारे में अगर देखें तो वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन जो है, जो जिसको हम WMO कहते हैं, इसके द्वारा इसका वो नामकरण किया जाता है, और इसमें एक और संस्था जुड़ जाती है जिसे हम यूनेस्कैप कहते हैं, ये दोनों मिलकर के इसका नामकरण करते हैं। नाम जो है बड़ा ही स्पष्ट होना चाहिए, ऐसा नाम रखा जाता है दोनों देशों के द्वारा या दोनों ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा, और नाम का कोई ना कोई अर्थ होना चाहिए और एक प्रभावित करने वाला नाम होना चाहिए, पॉजिटिव नेम हो, ऐसा कुछ। अगर बात करें कि क्यूबा कहाँ है, तो देखिए यहाँ पर उत्तरी अमेरिका का हमने यहाँ पर ये मैप लिया है, कि आप यहाँ पर कंट्री देख रहे हैं, ये कनाडा है, वैसे है ये मैक्सिको, यहाँ ये जो कंट्री आप देख रहे हैं, अब क्यूबा को हमने एक बार आउट कर लिया है, क्यूबा के बारे में हमने बता दिया। कुछ और भी तूफान आपको ध्यान रखने होंगे क्योंकि अभी हाल ही में तूफान आए थे, जैसे कि तूफान मिल्टन था, अटलांटिक महासागर और उत्तरी अमेरिका के बीच आया था। तूफान बोरिस मध्य और पूर्वी यूरोप में आया था। टाइफून यागी प्रशांत महासागर, वियतनाम, चीन आदि के क्षेत्र में यह आया था।
चक्रवात असना अरब सागर, पाकिस्तान ने नामकरण किया था इसका, अरब सागर में, ध्यान रखेंगे इसको भी। और आपको तूफान हेलेन भी ध्यान रखना है। अटलांटिक महासागर उत्तरी अमेरिका में, ये अटलांटिक महासागर उत्तरी अमेरिका में ये तूफान आया था। और अभी हमने देख लिया कि तूफान अभी क्यूबा में भी आया था, इसका नाम रखा गया तूफान। और इनके नाम याद रखिएगा, ये सारे प्रश्न आपसे करंट अफेयर। अगला प्रश्न देखते हैं, कौन सा राज्य अनुसूचित जातियों के उपवर्गीकरण को लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? देखिए यहां पर जो उपवर्गीकरण है उसका मतलब है कि जैसे एससी का जो रिजर्वेशन है, एससी में कई सारी कास्ट आती है, इनकी पॉपुलेशन के आधार पर इनमें भी डाइवर्जन किया। होता क्या है कि एससी कैटेगरी का ज्यादातर फायदा जो है वो जाटव जो जाति है वो अक्सर फायदा उठाती है, क्योंकि जाटव जाति पढ़ी लिखी जाती है। अब पढ़े लिखे लोग ज्यादा हैं इसीलिए सबसे ज्यादा फायदा वही उठाते हैं। मतलब हमारा समझाने का यह है कि अगर कोई भी कैटेगरी में कई सारी जातियां हैं तो यहां पर उनका भी वर्गीकरण किया जाएगा, इतने इसमें से। ठीक है, तो अब एक कोई जाति ऐसा नहीं होगा कि उसी का वर्चस्व रहे, जैसे कि एससी में देखा, ओबीसी में हमने देखा, ये सब जातियों में रहता है। तो यहां पर जो पहला राज्य ऐसा बना है वो पहला राज्य है हरियाणा। हरियाणा में उपवर्गीकरण को लागू किया। ठीक है, अब लोकेशन एक बार हरियाणा की आप देखिए तो यहां पर हरियाणा है। अब जानते हैं कि एनसीआर के क्षेत्र में आता है। अगला प्रश्न लेते हैं, निम्नलिखित में से किसे वियतनाम देश के राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है? वियतनाम, अब वियतनाम के राष्ट्रपति जो बनाए गए हैं वो बने हैं लियांग क्वोंग राष्ट्रपति बने हैं। ठीक है, लियांग क्वोंग का एक बार इमेज देख लीजिए। लियांग क्वोंग का जो जन्म है वो 1957 में इनका जन्म हुआ। फिलहाल राष्ट्रपति बने हैं वियतनाम। वियतनाम को 3 देशों के साथ में नाम याद करके चलना है आपको, लाओस, कंबोडिया और वियतनाम। वियतनाम सबसे आखिरी में पड़ता है और वियतनाम ये आपको दिख ही रहा है, एक बार आउट कर लेते हैं, ये हमारा वियतनाम है। वियतनाम अगर बात करें कि भाई वियतनाम की जो कैपिटल है वो क्या है, तो हनोई है वियतनाम की, और डोंग यहाँ की करेंसी है। तो वियतनाम भी ध्यान रखेंगे, एशिया कॉन्टिनेंट में आता है और हमारा आसियान जो कंट्रीज हैं, आसियान उनमें इनके सदस्य है आसियान। अगर आप ज्योग्राफी की क्लासेस हमारी देखते हैं, सार्क, आसियान, ये सभी हम ग्रुप्स आपको करवा चुके। प्लेलिस्ट आप हमारी चेक कर सकते हैं, प्लेलिस्ट पर सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी, चाहे वो हिंदी हो, ज्योग्राफी हो, इंडियन पॉलिटी हो, इकोनॉमिक्स हो, ये सभी चीज़ें मिल जाएंगी, तो आप जाकर के वहाँ चेकआउट कर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस खेल को राष्ट्रमंडल खेल 2026 में शामिल नहीं किया गया है? देखिए यहाँ पर क्या हुआ है कि अभी हाल ही में कुछ ऐसे खेल हैं जिन्हें हटा दिया गया, तो किस किस को शामिल नहीं किया गया है? तो पहली बात तो यहाँ पर आंसर ले लेते हैं, यहाँ पर क्रिकेट, हॉकी गेम, शूटिंग, इन सबको हटा दिया गया, लेकिन इसके बारे में डिटेल से चर्चा करते हैं। तो पहला आपको बता दें ये खेल कौन कौन से हैं इनको हटाया गया है। देखिएगा, बैडमिंटन है, क्रिकेट है, हॉकी है, स्क्वैश है, टेबल टेनिस है, और ट्रेथलन है, और रेसलिंग है, बीच वैली एंड रग्बी। ये सारे खेल हैं जो कि फिलहाल अगर हम कहें तो पहले 19 थे और अब 9 हट गए। यहाँ पर आपको ध्यान है, अब शामिल कौन कौन से नहीं है, 9 हट गए हैं, फिलहाल हमारे 10 रह गए हैं, और 10 में आप काउंटिंग आपको करवा देते हैं। देखिए अब कौन कौन से हैं, 10 रह गए हैं जो हटे हैं। ये लिस्ट हमने आपको जो दिखाई है ये हट चुके हैं। और अगर देखें तो यहाँ पर कौन कौन से बचे हैं, तो एथलेटिक एंड पैरा एथलेटिक्स, ट्रैक एंड फील्ड ओनली, ये आपका एक ये है, स्विमिंग एंड पैरा स्विमिंग ये है, और ये है आपका जिम्नास्टिक, ट्रैक साइकिलिंग एंड पैरा ट्रैक साइकिलिंग, नेट बॉल है, और पैरा पावर लिफ्टिंग है, बॉक्सिंग है, जूडो है, और बॉल्स एंड पैरा जॉब्स है, और 3x3 बास्केटबॉल एंड 3x3 व्हील चेयर बास्केटबॉल, यही केवल बचे हैं। कारण क्या है इनको हटाने का, तो देखिए यहाँ पर ये जो हमारे हटाए गए हैं जिसमें बैडमिंटन है, क्रिकेट भी हटा दिया गया है, हॉकी भी हटा गया, इनके लिए स्पेशल और भी बहुत सारे खेल होते हैं, लेकिन यहाँ से इनको हटाने का कारण सिर्फ ये बताया जा रहा है कि जो खर्चा आता था वो खर्चे को कम करना है, लागत को कम करना। ठीक है, ये लागत मेंटेनेंस यानी मैनेजमेंट में भी दिक्कत आ रही थी, और सबसे मेन काम जो था वो लागत को कम करना था, इस वजह से इसको हटा दिया गया। चलिए अब अगला प्रश्न ध्यान रखिएगा, अब फिलहाल हमारे 10 रह गए हैं। अगला देखेंगे, संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। संयुक्त राष्ट्र दिवस 24 अक्टूबर को हर साल ये मनाया जाता है। इसका कारण है कि 24 अक्टूबर 1945 को यूएनओ, जिसको हम बोलते हैं यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना की है, और हमारा जो देश है भारत वो 30 अक्टूबर 1945 को इसका सदस्य बना था।
आपको ध्यान रखना है 24 अक्टूबर यूएनओ डे हर साल मनाया जाता है। अगर बात करें कि यूएनओ डे के जो डे मनाया जा रहा है उसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है यूएनओ का, तो हेडक्वार्टर है यूएसए में, अमेरिका यूएसए न्यूयॉर्क में इसका हेडक्वार्टर। इसके टोटल ऑर्गन्स की बात करें तो ये स्टैटिक पोर्शन हो जाएगा हमारा। करंट अफेयर का हमने बता दिया कि 24 अक्टूबर को हर साल यूएनओ डे मनाते हैं, लेकिन यहाँ पर हम जो देख रहे हैं वो स्टैटिक का पोर्शन देखेंगे। यहाँ पर हमारा स्टैटिक में देखिएगा यूएनओ के जो आपके ऑर्गन्स हैं वो कितने हैं, तो सिक्योरिटी काउंसिल है, यूएनएससी जिसको बोलते हैं यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल। इसी में आपने सुना होगा कि जो हमारे ये जिनको वीटो पावर है वो 5 कंट्री वीटो पावर वाले इसी यूएनएससी में। और सेक्रेटरीट है सचिवालय जिसको बोलते हैं, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल है, ट्रस्टीशिप काउंसिल, हालांकि ट्रस्टीशिप काउंसिल अब इसका वर्क नहीं करती है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है आईसीजे, दलवीर सिंह भंडारी हमारे इस आईसीजे में है और 9 साल का कार्यकाल होता है इनका। और जनरल असेंबली है जिसे हम विश्व की संसद। तो फिलहाल हमारे अगर देखें तो टोटल 6 हैं, जिसमें से 5 हमारे इसके ऑर्गन वर्किंग हैं। अगर बात करें इसको क्यों बनाया गया, तो देखिए पहला जो विश्व युद्ध हुआ था वो 1914 में हुआ था और 1918 में जाकर के समाप्त हुआ है। इसी समय पर चूंकि एक अगर देश दूसरे देश से लड़ता है तो सिर्फ उन्हीं देशों का नुकसान नहीं है, बल्कि दुनिया में सभी को नुकसान होता है, क्योंकि पॉल्यूशन है, लोगों की डिमांड एंड सप्लाई का जो एक चक्र चल रहा है उसमें भी दिक्कत आती है। इस वजह से यहाँ पर एक बनाया गया था एक ऑर्गेनाइजेशन, और उस ऑर्गेनाइजेशन ने जब ये काम करना शुरू किया तो उसका नाम जो रखा गया था, देखिए शुरुआत में जो यहाँ पर एक काम करती थी वो उसने इतना बेहतरीन काम नहीं किया और वह विश्व युद्ध को नहीं रोक पाई, जिसकी वजह से इसको खत्म किया जाता है और उसी की जगह पर एक और नई बनाई जाती है। नई भाई यहाँ पर जो नई बन जाती है उसी को बोलते हैं यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का स्थापना 24 अक्टूबर की जाती है। मुझे लगता है कि आप यूएनओ से संबंधित सारी चीजें समझ गए। अब अगला प्रश्न है, अक्टूबर 2024 में विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा किस देश को मलेरिया मुक्त घोषित किया गया। वैसे तो मलेरिया घोषित बहुत सारे देश हो चुके, लेकिन चूंकि यहाँ पर देखिए स्पेशल पूछा जा रहा है अक्टूबर 2024 में जैसे किया गया है वो हमारा ध्यान रखेंगे इजिप्ट है, इजिप्ट, ठीक है। देखिए यहाँ पर हमने अभी यूएनओ के बारे में जो बताया है, एक सवाल और आता है जो कि हमें याद आ रहा है तो बता देते हैं। 193 इसके मेंबर्स हैं और दक्षिणी सूडान, साउथ सूडान जो है वो इसका आखिरी मेंबर के बाद अभी तक नहीं। 193 सदस्य हैं। बाकी हम आपको स्टैटिक में उसके बारे में A to Z क्या क्या फंक्शंस हैं, क्या क्या काम, यूनेस्को का नाम सुना, ये सब क्या है, ये इनसे कैसे कनेक्टेड है, सारी बातें हम यहाँ पर इजिप्ट हमने आपको बताया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एशियाई विकास बैंक एडीबी का 69वां सदस्य कौन सा बना है। तो देखिए यहाँ पर ये बात तो साफ हो गई है कि हमारे टोटल अभी तक 68 थे, अभी जो बना है वो 69वां। तो यहाँ पर आंसर लेते हैं, पहले हमारा 14 का आंसर है इजराइल। इजराइल को एडीबी बैंक का है। अब देखते हैं कि एडीबी बैंक जो है इसका काम क्या है, क्या करता है ये। तो एक रीजनल डेवलपमेंट बैंक है जो कि एशियन कंट्री जो है वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट में मदद करता है, यही हमारा एशियन डेवलपमेंट। एस्टैब्लिशमेंट अगर देखें तो 19 दिसंबर 1966 को इसका एस्टैब्लिशमेंट हुआ है, स्थापना होती है इन्हीं देशों को डेवलप करने के लिए, इकोनॉमिक ग्रोथ करने के लिए। हेडक्वार्टर मनीला फिलीपींस में है। अब जानते हैं फिलीपींस की राजधानी ही मनीला है, उसी में इसका हेडक्वार्टर है। हेडक्वार्टर अक्सर पूछता है, ध्यान रखेंगे हेडक्वार्टर अक्सर आता है। प्रेसिडेंट फिलहाल इसके जो है अस्कावा इसके प्रेसिडेंट फिलहाल के, ठीक है। इसका देखिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण पूछा जाने वाला प्रश्न है, वो भी आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, पुस्तक विटनेस किस भारतीय खिलाड़ी की आत्मकथा है, यानी ऑटोबायोग्राफी है। साक्षी मलिक की है, साक्षी मलिक की ऑटोबायोग्राफी है। इन्होंने अपने जीवन का जो संघर्ष है उसको अपनी किताब विटनेस में लिखा है, विटनेस, साक्षी मलिक की। अगला प्रश्न है, विश्व पोलियो दिवस कब मनाया जाता है। तो ध्यान रखेंगे दोनों को एक साथ, जब भी हमारा यूएनओ डे मनाया जाएगा उसी दिन हमारा ये मनाया जाता है विश्व पोलियो दिवस। 24 अक्टूबर को ही विश्व पोलियो दिवस मनाया जाता है। और इसका कारण है, कारण क्या है कि जो आपके इन्होंने पोलियो की जो वैक्सीन खोजी है जोनास साल्क, इनके जन्म दिवस के उपलक्ष्य में इसको मनाया जाता है। पोलियो वैक्सीन खोजने के कारण पोलियो वैक्सीन का जन्म दिवस मनाया जाता है जोनास साल्क का 24 अक्टूबर। थीम इस बार का जो रखा गया है 2024 का ग्लोबल मिशन टू रीच एवरी चाइल्ड, यहाँ पर थीम रखा गया है। और अब अगला प्रश्न देखते हैं 17वां,
हाल ही में ग्लोबल एंटी रेसिज्म चैंपियनशिप अवार्ड 2024 से किसे सम्मानित? देखिए सवाल इंपॉर्टेंट हो सकता है क्योंकि इस प्रकार के कुछ अजीब से प्रश्न दिखने वाले पूछ लिए जाते हैं। एंटी रेसिज्म ये अवार्ड जो मिला है वो किसे मिला है? तो सवाल ये है, यहाँ हमारा पहले आंसर लेते हैं। आंसर चौधरी, उर्मिला चौधरी को ये प्रोवाइड करवाया गया। अगला प्रश्न है, भारत के किस पड़ोसी देश ने अक्टूबर 2024 में अपनी भारत यूपीआई सेवा को मंजूरी दे दी है? यानी हमारे भारत की जो यूपीआई सेवा है, आप जानते हैं कि बहुत अच्छी एक सेवा है। इसके थ्रू आप पेमेंट भी करते हैं, ऑनलाइन जो पेमेंट पेटीएम यूपीआई ही जनरेटेड होता है। यूपीआई में क्या होता है कि देखिए एक अकाउंट नंबर है, अकाउंट नंबर के अलावा किसी व्यक्ति को पैसा भेजने के लिए आईएफएससी कोड चाहिए होता है, जिसे हम इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड कहते हैं। हर एक ब्रांच का, हर एक बैंक का अलग अलग होता है, ये चाहिए। व्यक्ति का नाम चाहिए, है ना, और ये सब जाने के अलावा उस दूसरे व्यक्ति का भी चाहिए, उसका भी अकाउंट नंबर चाहिए, आईएफएससी कोड चाहिए, नेम चाहिए, ये सारी डिटेल्स चाहिए, तब आप उसको पैसा भेज पाएंगे। यूपीआई प्रोवाइड कराता है कि इसने कहा कि हम एक मीडियम प्रोवाइड कराएंगे, ना तो इस व्यक्ति को कोई अकाउंट नंबर देने की जरूरत है, एक हम यूपीआई जनरेट कर देंगे, एक नंबर होगा और दूसरे वाले का भी एक नंबर होगा। इसमें केवल हम डायरेक्ट नंबर से नंबर ट्रांसफर कर सकते हैं। यूपीआई की सुविधा, इसमें अकाउंट नंबर, आईएफएससी और नेम डालने की आवश्यकता ही नहीं है। तो झंझट खत्म, यूपीआई डायरेक्ट आपका पेमेंट हो जाएगा सेकेंडों में। अब जानते हैं यूपीआई में 24 घंटे में 1 लाख रुपए तक पैसा भेजा जा सकता है यूपीआई। और यूपीआई का जो इनॉग्रेशन या शुरुआत जो की गई है वो भारत के द्वारा ही शुरू की गई थी। और कई देश ऐसे हैं जैसे कि फ्रांस है, जहां पर आपने एफिल टावर का नाम सुना होगा, एफिल टावर में भी इसका यूज किया जाता है। बहुत सी जगह पर यहाँ पर यूज हो रहा है यूपीआई का, तो बहुत अच्छी बात है। हमारे भारत की एक पेमेंट सिस्टम है, ये यूज किया जा रहा है। तो फिलहाल मालदीव, अभी हमारी मालदीव से झगड़ा चल रहा था, वहाँ के आप मोइनुद्दीन मौजू जो वहाँ के राष्ट्रपति हैं, उन्होंने यहाँ पर इसको एक्सेप्ट कर लिया है। तो मालदीव अब अगला देश बना है जिसने हमारे देश की यूपीआई को एक्सेप्ट कर लिया है। चलिए अगला प्रश्न है, भारत के 51 में मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो देखिए अभी हाल ही में जो है संजीव खन्ना को नियुक्त किया गया है। देखिए 11, ये आपका जो नवंबर आ रहा है, 11 नवंबर 2024 को डीवाई चंद्रचूड़ का कार्यकाल समाप्त हो रहा है, इसीलिए 2025 तक आप काम करेंगे। 11 नवंबर 2024 से संजीव खन्ना, इन्होंने संजीव खन्ना की अगर बात करें तो संजीव खन्ना जो है वो 2019 में सुप्रीम कोर्ट में जज बने थे। 2019 में बहुत सारे जो मत हुए हैं उनमें काफ़ी जजमेंट आया है। और अगर बात करें कि आर्टिकल कौन सा होता है मुख्य न्यायाधीश का, तो 124 का सब आर्टिकल फर्स्ट होता है, जिसमें कि मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति होती है राष्ट्रपति के द्वारा। ये तो बात जानते ही हैं। टेन्योर अगर आप बात करेंगे, टेन्योर कितना है, तो 6 साल का इनका टेन्योर होता है, या फिर इनकी 65 वर्ष। जो भी चीज़ पहले हो जाएगी, चाहे तो 6 साल पहले हो जाए, चाहे 65 वर्ष पहले हो जाए, ये व्यक्ति जो होगा वो पूरा कार्यकाल करके जाएगा, 6 साल या फिर 65 वर्ष पहले, जो भी पहले पूरा। ठीक है, अगर पहले इनकी बात करें कि पहले कौन थे, तो हरीलाल, इनको कई बार हीरालाल, हरीलाल या हीरालाल जेकानिया, कई किताबें हरीलाल लिखती हैं, कई हीरालाल लिखती हैं, और दोनों ही नाम ठीक है। हरीलाल जेकानिया वो पहले हमारे हैं। और फिलहाल आप जानते हैं डीवाई चंद्रचूड़ हैं, लेकिन अगले 51वें नंबर के जो बनने वाले हैं वो संजीव। सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो 28 जनवरी 1950 को इसकी स्थापना होती है। हालांकि पहले भी होता है, लेकिन वो पहले किसी और नाम से जाना जाता था। आप पॉलिटी की क्लास लेते होंगे, हमने पूरी बात वहां पर समझाई है। 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट आता है 1772 में, और उसके बाद जब ये एक्ट आएगा और उसके बाद ये कोर्ट बनाया जाता है, तो वो कौन सा कोर्ट है, प्रीवी काउंसिल क्या है, सब हमने पॉलिटी में हमने यहाँ पर पिक्चर दिखा दिया। अब लास्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत मुद्रा ऋण को मौजूदा सीमा 10 लाख से बढ़ाकर कितने रुपए कर दिया गया है? तो बता दें आपको, मुद्रा योजना जो भारत सरकार के द्वारा चलाई गई थी, इसका समय जो है वो 8 अप्रैल है। 8 अप्रैल 2015 से इसे चलाया गया। और इसका उद्देश्य क्या है कि जो भी लोग उद्यमी काम करना चाहते हैं, कुछ व्यापार करना चाहते हैं, तो कुछ रुपया उन्हें प्रोवाइड करवाया जाएगा सरकार की तरफ से, जिससे वो अपना व्यापार शुरू कर सके। तो देखिए इसमें हमें अभी तक जो मिलती थी वो टोटल जो है वो 3 प्रकार की लोन प्रोवाइड होती थी मुद्रा के तहत। एक लोन का नाम था शिशु। अब देखिए इसको इंग्लिश में भी शिशु ही बोलते हैं, SHISHU, शिशु ही बोलते हैं।
इसमें 50,000 रुपए तक मिल जाता। दूसरी लोन जो थी उसको बोलते थे किशोर लोन, इसमें इसको भी किशोर ही बोलते थे, KISHO, और इसमें 5 लाख रुपए तक। तीसरी एक और इसी में प्रकार था जिसको बोलते थे तरुण लोन, तरुण लोन। तरुण लोन जो है इसमें 10 लाख रुपए तक, 10 लाख रुपए कोई भी व्यापार करने का। अब चौथा जो ऐड किया गया है वो एक और किया गया है जिसमें बोला जाएगा अब तरुण प्लस। तरुण प्लस में 20 लाख रुपए तक किसी भी व्यक्ति को पैसा उधार मिल सकता है अपना व्यापार कर। फिलहाल हमारा आंसर हो जाएगा इसका 20 लाख रुपए अधिकतम। अब जानते हैं इसकी शुरुआत 8 अप्रैल 2015 से की जाती है। 8 अप्रैल 2015 से इसको बहुत अच्छे से तरीके से किसी भी बैंक के द्वारा प्रधानमंत्री मुद्रा योजना को आप यूज कर सकते हैं, पैसा ले सकते हैं। यहाँ पर पिछले 7 दिनों के करंट अफेयर को हमने यहाँ पर कवर कर लिया है। यदि फिर भी आपका कोई डाउट है, कुछ पूछना चाहते हैं, तो आपका मोस्ट वेलकम, आप कमेंट करिएगा, हम आपका जरूर। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं या चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। लेक्चर यदि पसंद आया है तो एक बार लाइक दीजिएगा फ्रेंड्स के साथ में। इसके अलावा आप हमसे टेलीग्राम, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम पर जुड़ने का फायदा कि इसका PDF भी आपको वहां प्रोवाइड हो जाएगा। इंस्टाग्राम पर भी आपको शॉर्ट्स मिलते रहते हैं। फेसबुक पर भी आप हमें जुड़ सकते हैं। कहीं भी ज्वाइन करेंगे तो आप डायरेक्ट हमारे चैनल पर जाकर भी ज्वाइन कर सकते हैं लिंक्स में। अदरवाइज आप डायरेक्ट कहीं भी @रणधीर दिख जाएगा। लेक्चर के लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट इंफॉर्मेटिव लेक्चर में। बहुत बहुत शुक्रिया।